नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम देखेंगे डायबिटीज़ मिलेटस को। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डायबिटीज़ मिलेटस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ के दो मिलेटस के जो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और दोनों के कॉमन फीचर क्या हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 को, हम दोनों को आज देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल सा प्रॉब्लम है जो कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंसुलिन के बारे में, जो इंसुलिन का जो जनरल फीचर वो आपको पहले से पता ही होगा कि इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि कम करता है। ठीक है, तो आपको पहले से ये पता होगा। तो चलिए हम इसके एबनॉर्मलिटी को देखते हैं, यानी कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज होता है। तो इंसुलिन के डेफिशिएंसी से दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज मिलेटस होता है। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज मिलेटस। एक होता है दोस्तों डायबिटीज इंस्पीडस। तो डायबिटीज इंस्पीडस को आप एडीएच वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम एंटी डायरेटिक हार्मोन को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन जो डायबिटीज है, जिसको जो कि आप जनरली देखते हैं अबव द 40 ईयर्स या फिर बिफोर द 40 ईयर्स वाले एज के पेशेंट या फिर पर्सन को, तो जनरली क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज मिलेटस इंसुलिन के डेफिशिएंसी से होता है। तो डायबिटीज मिलेटस का मतलब क्या होता है? देखिए, डायबिटीज का मतलब होता है पॉलीयूरिया। ठीक है, डायबिटीज का क्या मतलब होता है? डायबिटीज मीन्स पॉलीयूरिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन। और मिलेटस का मतलब होता है, मिलेटस मीन्स हनी, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल स्वीट होता है, जो कि मतलब यूरिन का टेस्ट होता है। यूरिन कैसा होता है? यूरिन स्वीट टेस्ट का होता है, मतलब यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, यूरिन में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज का मतलब मोर यूरिन और मिलेटस का मतलब स्वीट या फिर हनी लाइक स्वीट, मतलब कि शहद के जैसा मीठा होता है यूरिन। तो चलिए इसका हम टाइप को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायबिटीज मिलेटस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है टाइप 1 एंड सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज। तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। देखिए IDDM, मैंने यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। इसको बोलते हैं NIDDM। क्या बोलते हैं? NIDDM। और टाइप 1 को क्या बोलते हैं? IDDM। और टाइप 2 को क्या बोलेंगे? NIDDM। तो चलिए दोनों के एक एक करके कॉज को हम पढ़ते हैं कि दोनों का होने का कॉज क्या है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 IDDM को देखते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 को में हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है। तो देखिए, इसका जो प्राइमरी कॉज होता है वो होता है डीजेनरेशन ऑफ द बीटा सेल्स इन आइलेट्स ऑफ द लैंगर ऑफ द पैंक्रियाज। जो लैंगर हैंड्स ऑफ द पैंक्रियाज है, जहाँ पे बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। तो जब वो बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन फिर कौन सिक्रेट करेगा? इसलिए यहाँ पे बीटा सेल के डिस्ट्रॉय होने के बाद इंसुलिन का बॉडी में डेफिशिएंसी या फिर ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाता है। सेकंड है कॉज इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स बाय द वायरल इन्फेक्शन, यानी कि मान लीजिए कि पैंक्रियाज में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स बाय वायरल इन्फेक्शन। फिर थर्ड है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द बीटा सेल्स। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द बीटा सेल्स यानी कि जो बाय बर्थ है, यानी कि बाय बर्थ से ही यहाँ पे जो बीटा सेल्स है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा, तो ब्लड में इंसुलिन का डेफिशिएंसी है, तो फिर वो ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वहाँ हमेशा हाई रहेगा। तो फिर उसके बाद बोलते हैं इस स्टेज, जब ये स्टेज होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द बीटा सेल्स, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं इसको। जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों बोल दिए? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड स्टेज में ही यहाँ पे डायबिटीज़ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्जेनाइटल है। कॉन्जेनाइटल का मतलब बाय बर्थ है। फिर फोर्थ इसका कॉज हो सकता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बीटा सेल्स बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी मान लीजिए कि कोई बॉडी में ऑटो इम्यून सेल्स वर्क करने लगे, किसके अगेंस्ट? बीटा सेल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो डिस्ट्रक्शंस बीटा सेल्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। अब हम देखते हैं किसके कॉज? NIDDM के, टाइप 2 डायबिटीज़ के।
तो सबसे पहले इंसुलिन रिसेप्टर में भी लेस एब्सेंट और एबनॉर्मल। देखिए यहाँ पे क्या था टाइप 1 में ऐसा था कि बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। और टाइप 2 में क्या होता है कि बीटा सेल्स मतलब नॉर्मल है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो इंसुलिन तो सिक्रेट कर रहा है, ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी प्रेजेंट है, अच्छा मतलब है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, जो कि बॉडी में लगभग सभी जगह प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर, तो वो इंसुलिन का रिसेप्टर ही वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या लिखा हम, इंसुलिन रिसेप्टर में भी लेस एब्सेंट और एबनॉर्मल, यानी कि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो डायबिटीज डेवलप होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेल्स है वो इंसुलिन का क्या बोलते हैं, सेल्स में इंसुलिन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर की कमी है, ठीक है, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, या फिर प्रेजेंट पे तो बहुत ही लेस अमाउंट, बहुत ही कम रिसेप्टर प्रेजेंट है, या फिर जो प्रेजेंट था पहले से वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे NIDDM टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होता है, ठीक है। तो बीटा सेल्स प्रॉपरली वर्क एंड ब्लड इंसुलिन लेवल ऑल्सो नॉर्मल। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए कि ब्लड इंसुलिन का लेवल जो होता है वो यहाँ पे नॉर्मल होता है, बट देयर इज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी है, इंसुलिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है, लैक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायबिटीज हो रहा है, ठीक है। इंसुलिन बॉडी में नॉर्मल है, बट इंसुलिन को जो टेक करता है, मतलब इनटेक करता है, वो सेल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो रिसेप्टर ही नहीं है, ठीक है, या फिर रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अबाउट 90% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट हैव द टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, 90% जो पेशेंट होता है डायबिटीज का, वो उसके पास जनरली उनके पास टाइप 2 डायबिटीज ही होता है, ठीक है, जिसको हम नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इट ऑकर्स आफ्टर द एज ऑफ द 40, ये 40 ईयर्स के एज के बाद होता है, और जो टाइप 1 होता है वो इट ऑकर्स बिफोर एट द एज ऑफ 40, ये 40 ईयर्स के एज के पहले होता है, और टाइप 2 40 ईयर्स के एज के बाद होता है। देखिए अब हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि जब यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मतलब कि बीटा सेल्स प्रॉपर वे में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सोजीनस इंसुलिन देते हैं। कैसे इंसुलिन? एक्सोजीनस इंसुलिन इंजेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंसुलिन है बॉडी में, ठीक है, बट वो वहाँ पे रिसेप्टर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम ऊपर से क्या देखते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का मतलब यहाँ पे है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करे या फिर कम करे, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों के कुछ डिफरेंस को देख लेते हैं और उसके फीचर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फीचर लिखा है, फिर ये टाइप 1 में इसका क्या कंडीशन है और टाइप 2 में क्या कंडीशन, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एज ऑफ द ऑनसेट, ठीक है, यानी कि टाइप 1 किस एज में स्टार्ट होता है और टाइप 2 किस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो देखिए टाइप 1 जो है यूजुअली बिफोर द 40 ईयर्स, और टाइप 2 जो होता है यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल के बाद स्टार्ट होता है NIDDM, जो कि अप्रॉक्स कितना होता है, सभी पेशेंट में लगभग 90% का जो पेशेंट है वो आपको डायबिटीज़ में NIDDM या फिर टाइप 2 का ही मिलेगा। सेकंड है मेजर कॉज। इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है? टाइप 1 का मेजर कॉज होता है लैक ऑफ इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन की कमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और टाइप 2 में क्या होता है कि लैक ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर की लैक है, ठीक है। थर्ड है इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि किस किस में इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है। टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गया, और इसमें टाइप 2 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय है, मतलब ब्लड इंसुलिन लेवल तो पहले से ठीक है। नीड फॉर इंसुलिन, किस में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है? तो टाइप 1 में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइप 2 में नॉट इन इनिशियल स्टेज में, रिक्वायर्ड इन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो इंसुलिन की, बट इनिशियल स्टेज में टाइप 2 में कोई इंसुलिन के, एक्सोजीनस इंसुलिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हेरिडिटरी कॉज,
यानी कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आपके मदर फादर या फिर ग्रैंड फादर से जो हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी कॉज। तो टाइप 1 में हो सकता है यस, मतलब जनरली टाइप 1 में हेरिडिटरी कॉज ही होता है। और टाइप 2 का होता है मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बॉडी वेट की बात करें तो टाइप 1 के आप पेशेंट को देखेंगे यूजुअली थिन होते हैं, ठीक है, और टाइप 2 के पेशेंट को देखेंगे यूजुअली ओवर वेटेड होते हैं, यानी थोड़े ओबेस होते हैं। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम अपीयर्स रैपिडली। टाइप 1 के पेशेंट जो है आपको रैपिडली मिलेंगे, मतलब कि जो उनका सिम्टम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और टाइप 2 में स्लोली वो मतलब उनका जो ग्रोथ होगा, जो उनका डिजीज़ है उसमें टाइप 2 में डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। कीटोसिस की बात करें तो टाइप 1 में कीटोसिस होता है और टाइप 2 में कीटोसिस हो भी सकता है और नहीं भी होता है। तो कीटोसिस क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब इंसुलिन का कमी होता है ब्लड में, तो डेफिशिएंसी से क्या होता है कि ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज का जो एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन है वो नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है फैट का। फैट ब्रेकडाउन होगा और फैट ब्रेकडाउन होने के बाद फैट हमें एनर्जी देगा। तो जब फैट ब्रेकडाउन होता है तो जनरली बॉडी में कीटोन बॉडी बनने लगते हैं या फिर कीटोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो कीटोन एसिड बनने लगता है, इसी को हम बोलते हैं कीटोसिस। तो जब वो कीटोन बॉडी या फिर कीटो एसिड्स जो है जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है हमारे यूरिन से, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोसिस। तो टाइप 1 में आपको कीटोसिस देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड या फिर ट्राइग्लिसराइड्स जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, किसमें? रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडी बनेगा। जब जितना ज़्यादा कीटोनिक एसिड कीटोन बॉडी बनेगा उतना ज़्यादा हम उसको, उस कंडीशन को कीटोसिस बोलते हैं। चलिए अब हम दोनों के कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है डायबिटीज मिलेटस के, टाइप 1 और टाइप 2 के, तो उसको हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ग्लूकोज डज नॉट अपीयर इन द यूरिन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, यूरिन में कोई ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट नहीं होता है। इट अपीयर्स व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेज अबव द 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस कंडीशन को हम ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने लगता है ब्लड में, यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही हाई होने लगता है, 180 से भी ज़्यादा होने लगेगा, तो फिर वो एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया क्या होता है, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया ड्यू टू ऑस्मोटिक डायरोसिस। अब ऑस्मोटिक डायरोसिस क्या होता है, देखिए, एक्सेस ग्लूकोज इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज इन द रीनल ट्यूब्यूल्स तो डेवलप ऑस्मोटिक इफेक्ट। यहाँ पे जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा रीनल ट्यूब्यूल में तो वहाँ पे ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑस्मोटिक इफेक्ट मैं आपको बताऊं कि ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर और सोडियम का वो डिक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर क्या हो रहा है हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो मोर डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ज़्यादा यूरिन जो है वाटर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है यूरिन के फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉलीयूरिया का मतलब हो गया एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन ड्यू टू ऑस्मोटिक डायरोसिस। ऑस्मोटिक डायरोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरोसिस में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो है यूरिन के फॉर्म में लॉस होने लगता है। अब थर्ड है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है कि एक्सेस थर्स्ट क्यों होता है दोस्तों, ज़्यादा प्यास क्यों लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा हमें वाटर इनटेक करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन वाटर इनटेक ड्यू टू मोर वाटर लॉस थ्रू द यूरिन, ठीक है दोस्तों। फोर्थ में है पॉलीफेगिया मतलब होता है ज़्यादा भूख लगना, ठीक है। इंक्रीज इन द फूड इनटेक, यानी कि आप पेशेंट को जनरली टाइप 1 या फिर टाइप 2 के पेशेंट को देखिएगा, डायबिटीज़ के पेशेंट को, कि वो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो कॉमन इन द डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है कि पॉलीफेगिया होता है। फिर है दोस्तों अस्थेनिया। देखिए अस्थेनिया क्या होता है, अस्थेनिया बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है
डायबिटीज़ का बहुत ही कॉमन है, जैसे जिसको हम एस्थेनिया में बोलते हैं वीकनेस, इजी फैटिगेबिलिटी एंड स्लोनेस ऑफ द मसल्स। ठीक है, यानी आप डायबिटिक पेशेंट को देखिएगा कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं अंदर से और इजीली फैटिगेबल होते हैं, यानी थोड़ा सा वो चलेंगे या फिर थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे तो वो जल्दी थकने लगते हैं, इजी फैटिगेबल। ठीक है, और स्लोनेस ऑफ द मसल्स, उनका जो मसल्स है वो भी धीरे धीरे ही काम करता है। ये क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन उनके बॉडी में लो है तो उसके कारण कॉज डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन प्रॉपर वे में सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर वे में प्रोटीन प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से जो मसल्स है वो स्लो पड़ रहा है, जिसकी वजह से टायर्डनेस या फिर फैटिगेबिलिटी या फिर वीकनेस डेवलप होता है। तो इस कंडीशन को हम एस्थीनिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, ग्लूकोज कैन नॉट यूटिलाइज फॉर द एनर्जी। हम आपको पहले बताया दोस्तों कि जब इंसुलिन का बॉडी में डेफिशिएंसी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड जो है रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे मोर फैटी एसिड यूटिलाइज फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए यहाँ पे मोर फैटी एसिड रिक्वायरमेंट है, तो इट कॉजेज मोर कीटो एसिड फॉर्म एंड एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। देखिए जितना ज़्यादा फैटी एसिड जो है वो यूटिलाइज होगा एनर्जी के लिए तो उतना ज़्यादा बाई प्रोडक्ट में कीटो एसिड बनेगा। ठीक है, जिसको कीटोनिक एसिड या फिर कीटोन बॉडी भी बोला जाता है। इट कॉजेज मोर फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड एंड एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस या फिर कीटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस या फिर कीटोसिस, जो कि जनरली आपको टाइप 1 में ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। फिर है एसीटोन ब्रीदिंग। देखिए एसीटोन ब्रीदिंग क्या होता है कि जब सीवियर कीटो एसिडोसिस हो गया, मतलब कि सीवियर डायबिटीज़ हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसीटोन एक्सपायर इन द एक्सपायरेटरी गैसेस। ठीक है, जो एसीटोन गैस है, जो एसीटोन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी में फैटी एसिड के डिग्रेडेशन से, तो वहाँ पे एसीटोन गैसेस बनने लगते हैं। ठीक है, एसीटोन गैसेस जो हैं वो क्या होते हैं कि वो ब्रीदिंग में भी बाहर निकलने लगते हैं, जैसे CO2 के साथ साथ एसीटोन भी निकल लेगा आपके ब्रीदिंग से, मतलब एयर आपके माउथ से। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर डायबिटिक, यानी ये जो पेशेंट है यहाँ पे सीवियर कंडीशन में, उसको उसका डायबिटीज़ मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के। तो डायग्नोसिस में देखिए, डायग्नोसिस को हम बता दें दोस्तों कि 4 तरह से हम इसको 4 तरह से हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। फर्स्ट होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि बिफोर मील। ठीक है, सेकेंड होता है पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज, जिसको हम PP बोलते हैं। PP बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल, यानी कि आफ्टर मील। आफ्टर मील ब्लड का सैंपल लेंगे और वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे। थर्ड होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है कि हम उस पेशेंट को कोई ग्लूकोज का टैबलेट वगैरह दे देंगे और उसके बाद उसका हम टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और फोर्थ होता है HbA1c और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसमें भी ब्लड का टेस्ट करते हैं। इसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखते हैं, मतलब 2 या 3 महीने का एवरेज, उससे पता चलता है हमको हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट से डायबिटीज़ का। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या है और टाइप 2 का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए टाइप 1 का ट्रीटमेंट, टाइप 1 को हम IDDM बोलते हैं। टाइप 1 को हम पहले ही बता दें दोस्तों कि ये एक्सोजीनस इंसुलिन देते हैं, इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को हम क्या देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं सबक्यूटेनियस। ओरली नॉट गिवन बिकॉज इट विल डाइजेस्टेड, सो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी ओरली हम यहाँ पे इंसुलिन का कोई टैबलेट या फिर कोई सिरप वगैरह नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है तो वो डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन ही देते हैं सबक्यूटेनियसली। किसमें? टाइप 1 में। ठीक है, अब टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या होता है इसके ट्रीटमेंट में, इसमें क्या होता है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी ओरली जो हाइपोग्लाइसेमिक कुछ ड्रग्स है जिसको हम देते हैं, तो उस ड्रग्स की बात करें कौन कौन से हैं? सल्फोनाइल्यूरेज, ठीक है, सल्फोनाइल्यूरेज, और ग्लाइब्यूराइड है, ग्लाइब्यूराइड, फिर है ग्लिपिजाइड है, और फिर है बिगोनाइड्स है। बिगोनाइड्स को हम मेटफॉर्मिन भी बोलते हैं, मेटफॉर्मिन। तो ये सब जो टैबलेट्स हैं या फिर ये सब जो ड्रग्स है, ये टाइप 2 के पेशेंट यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस के पेशेंट को हम देते हैं टैबलेट के फॉर्म में, ओरली देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।